हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय और प्रतिष्ठित परिवार विद्याकुल में मैं आपका बड़ा भाई अखिल ऐसी कामना करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत ही धैर्य और धीरज के साथ अपनी आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां कर रहे होंगे। हर स्टूडेंट का सपना होता है स्टेट रैंक लाने का, और इस स्टेट रैंक को लाने में हिंदी सब्जेक्ट बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि बहुत मेहनत के साथ पढ़ा जाए तो 100 में से 100 हिंदी में लाना बहुत ही आसान बन जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं और हिंदी जैसे विषय के अंदर बहुत ही मेहनत करते हैं। अब जो गद्य खंड हिंदी दिगंत भाग 2 का पहला अध्याय है वो है बातचीत, जिसकी विधा निबंध है। इसके जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। हमारे इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज से आते हैं। एग्जामिनर को इनसे खासा प्रेम है। प्रेम इसलिए है कि यहां से हर वर्ष 5 नंबर का एक प्रश्न पूछ लेते हैं। और इसी के साथ यदि पिछले 5 वर्षों का इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो जानेंगे कि लगभग 9 से 10 अंक के प्रश्न इस पाठ से पूछे जा रहे हैं। लगातार 2 नंबर के लगभग ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसके बाद सारांश पूछ लेते हैं जिसकी पूरी पूरी कीमत होती है 5 नंबर। और यही 5 नंबर आज अगले 15 मिनट में आप मेरे साथ एग्जामिनर की मुट्ठी से छीन रहे होंगे। इतनी आसान भाषा में बनाकर लाया हूं कि आपने यदि एक बार इस वीडियो को देख लिया तो पूरा सारांश लिखकर आ चुके होंगे। इस बात का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं। बहुत समय लगा इस भाषा को आसान बनाने में, ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे कहां पर? अपने बातचीत निबंध के सारांश के ऊपर। आपको सारांश पढ़ाऊं उससे पहले बता दूं कि हिंदी के अंदर बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर मैंने बातचीत के डाले हुए हैं। आपको सर्च करना है यूट्यूब पर जाकर हिंदी बाई अखिल सर, हिंदी बाई AKHIL, हिंदी बाई अखिल सर। तो ये सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। आप देख सकते हैं बातचीत का पूरा वन शॉट मैंने डाला हुआ है, जिसकी जो समय सीमा है, अवधि है, वो लगभग 3 घंटे 16 मिनट की है। बहुत डिटेल के अंदर सारे एस्पेक्ट, हर चरित्र को, हर संकेत को इस निबंध के मैंने इसमें कवर किया है। इसके बाद संपूर्ण अर्थ लाइन बाय लाइन मैंने समझाया हुआ है। इसकी अवधि लगभग 1 घंटे 42 मिनट है। इसके बाद आप देखोगे लेखक परिचय मैंने आपको कराया हुआ है, सारे सब्जेक्टिव कराए हुए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव कराए हुए हैं। तो आप यदि इस पाठ को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी बाय अखिल सर लिखिएगा। ये सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, बहुत मजा आएगा। बहुत दीवानेपन में मैंने ये सारी क्लासेस आपको पढ़ाई हैं, बहुत डूब कर कराई हैं। इसके साथ आप इन सारे लेक्चर्स को बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल चैनल सर्च करके भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं आपके 5 नंबर की तरफ। सारांश को पढ़ें उससे पहले लेखक परिचय की औपचारिकता को पूरा कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो लेखक हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट, जिनका जो जन्म है वो हुआ था इलाहाबाद के अंदर। वर्तमान में यही जगह क्या कहलाती है? प्रयागराज, जहां पे गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम होता है, संगम नगरी भी कहा जाता है। और इसी के साथ यहां कुंभ का मेला लगता है। जन्म की तिथि बहुत बार पूछ ली जाती है, 23 जून 1844। 23 जून 1844 ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएगी, याद रखिएगा। निधन की तिथि क्या है? 20 जुलाई 1914 को निधन हुआ था हमारे बालकृष्ण भट्ट जी का। पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट था, जो पेशे से क्या थे बेटा? पेशे से एक व्यापारी थे। इसके बाद माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम था पार्वती देवी, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत महिला, इन्हें विदुषी भी कहा जाता है। विदुषी माने ज्ञानवान। इनके पास बहुत ज्ञान था। बालकृष्ण भट्ट जी को इन्होंने ही प्रेरित किया था अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आगे चलिए, मुख्य पत्रिका हर बार पूछा जाता है। मुख्य पत्रिका है हिंदी प्रदीप। 1877 में पहली बार प्रकाशित होती है। पहली बार प्रकाशित होती है। 33 वर्षों तक निरंतर चलती रहती है। 33 वर्षों तक इसका प्रकाशन होता रहता है। लगभग 375 से 380 अंक इसके निकलते हैं, यानी कि एडिशन इसके इतने एडिशन निकलते हैं। 33 वर्षों तक लगातार चलती है। इसके बाद वेदों की समीक्षा कब करते हैं? 1881 में। वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा करते हैं 1881 में। और एंट्रेंस की परीक्षा कब देते हैं? प्रयाग मिशन स्कूल से। कब देते हैं बेटा? 1867 के अंदर प्रयाग मिशन स्कूल से बालकृष्ण भट्ट जी अपनी एंट्रेंस की परीक्षा देते हैं। यह था लेखक परिचय से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बिना देर करे चलते हैं सीधे सारांश के ऊपर। आप जब एग्जाम में अपनी कॉपी लिख रहे होंगे, आंसर शीट पर लिखेंगे सारांश। आंसर शीट पर आप लिखेंगे सारांश,
यहां पे आप नीचे 2 लाइन खींचेंगे, इसके बाद पहली हेडिंग देंगे जहां पे मेंशन करेंगे वाक शक्ति। वाक शक्ति ईश्वर का वरदान। ठीक है, वाक शक्ति ईश्वर का वरदान। बातचीत निबंध यहीं से शुरू होता है। क्या कहते हैं लेखक? देखिए, लेखक कहते हैं कि यदि ईश्वर ने हमें वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति न दी होती तो हम सब गूंगे होते, हम सब गूंगे होते। यह पूरी दुनिया एक शांत और बेजान कोने की तरह होती। हम सब लोग लुंज पुंज हो मानो किसी कोने में बिठा दिए गए होते, और बोलने से ही हम अपने सुख दुख दूसरों के साथ साझा कर पाते हैं। यदि बोलने की शक्ति ना होती, यदि बोलने की शक्ति ना होती तो मेरे अंदर जो भाव चल रहे हैं वो मैं कैसे प्रकट कर पाता, कैसे अपना सुख, कैसे अपना दुख अपने मित्रजनों को, अपने प्रियजनों को बता पाता। ठीक है, आइए अगली हेडिंग क्या है? मन की सफाई का जरिया। मन की सफाई का जरिया, ध्यान रखिएगा आपके 5 अंक की तैयारी हो रही है, बिना हेडिंग डाले आपको ये अंक नहीं मिलेंगे। सारांश को इसी तरह से लिखकर आइएगा, इससे उत्तम तरीका कोई भी नहीं है, मैं आपको आज बता देता हूं। ठीक है, क्या लिखेंगे? दूसरी हेडिंग मन की सफाई का जरिया। मनुष्य के भीतर जो भी तनाव, चिड़चिड़ापन या धुआं जमा होता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। बातचीत करने से चित्त यानी कि मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। क्या बोलेंगे? बातचीत करने से चित्त या मन हल्का और साफ हो जाता है। क्या है बेटा? ये मन की सफाई का जरिया है बातचीत। आइए अगला, तीसरी हेडिंग क्या होगी? तीसरी हेडिंग गौर फरमाइएगा, तीसरी हेडिंग है बातचीत के अलग अलग रूप, एडिसन और बेन जॉनसन के मत। ध्यान रखिएगा, इसे जरूर लिखकर आइएगा। जब आप इसे लिखेंगे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने डिटेल में पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि लेखक ने निबंध के अंदर किन उदाहरणों से अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश की है। क्या था बेन जॉनसन का मत? लेखक ने 2 विद्वानों की बातों से इसे समझाया है। बेन जॉनसन, इनका कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते, उसके चरित्र का पता नहीं चलता। ठीक है, यानी चुप रहने से व्यक्तित्व का पता नहीं चलता। व्यक्तित्व का साक्षात्कार कब होता है? जब मनुष्य बोलता है। व्यक्तित्व का साक्षात्कार कब होता है? जब मनुष्य बोलता है। यहां से एक लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनता है, मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार कब होता है? बेन जॉनसन के मत के अनुसार मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार उसके बोलने के साथ ही होता है। ठीक है, एडिसन का मत क्या था? इनका मानना है कि असली बातचीत केवल 2 लोगों के बीच में होती है। जब तीसरा व्यक्ति आता है तो बातें औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी बन जाती हैं, और 4 लोगों के बीच तो केवल राम रमोवल, दिखावा होता है। दिखावा कैसा? हर आदमी अपनी क्या बढ़ाई करता है, अपनी कामयाबी के किस्से गांठता है, उसी का जिक्र यहां पर किया गया था। आगे चलते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो के किस्से का निष्कर्ष। रॉबिन्सन क्रूसो के किस्से का निष्कर्ष, ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर की जो हेडिंग है उसी के अंदर यह अभी तक चल रहा है। क्या था रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा? लेखक ने रॉबिन्सन क्रूसो, एक प्रसिद्ध काल्पनिक पात्र जो समुद्र के बीच एक टापू पर फंस गया था, का उदाहरण देकर एक बहुत बड़ा सत्य समझाया है। क्या सत्य है? किस्सा, रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक जंगली जानवरों के बीच रहा और उसने कभी किसी मनुष्य की आवाज नहीं सुनी थी। 16 साल बाद जब उसने फ्राइडे नामक व्यक्ति के मुंह से पहली बार मानवीय शब्द सुने तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया है। डिटेल में मैंने ये सब कुछ पढ़ाया है। हिंदी बाई अखिल सर, हिंदी बाई अखिल सर, एक बार लिखिएगा, सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे, एक एक वीडियो आपका दिल ले जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? चौथे नंबर की हेडिंग है विभिन्न आयु और वर्ग के लोगों की बातचीत, जो इस निबंध में बताई गई है। क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी ने बहुत ही सूक्ष्मता से समाज के अलग अलग हिस्सों में होने वाली बातचीत का खाका खींचा है। सबसे पहला, 2 बुढ़ों के बीच की बातचीत कैसी होती है? पुराने जमाने की तारीफ करते हैं, नए जमाने के लोगों को धिक्कारते हैं। इनका मुख्य विषय जमाने की शिकायत होता है। वे अपने समय को स्वर्ण युग बताते हैं, गोल्डन एज, और नए जमाने के तौर तरीकों, बहू बेटों के व्यवहार और राजनीति की आलोचना करते हैं। कौन? बड़े बूढ़े। जब बुढ़े लोग बात करते हैं, आपने अपने गांव में देखा होगा, अवश्य देखा होगा, नहीं देखा तो 2 बुढ़ों की बातचीत को सुनिएगा, चुपचाप जाके बैठ जाइएगा, देखिएगा क्या बातचीत करते हैं। अगला है 2 बुढ़ियों की बातचीत। इनका संवाद प्रायः बहू बेटी के गिले शिकवे या घर के झगड़ों पर आधारित होता है। लेखक इसे बहुत ही चटखारे लेकर समझाते हैं। 2 बुढ़िया कैसी बातचीत करती हैं? अपने बहू और अपने बेटे से संबंधित। बेटा बदल गया है, बहू बहुत तेज है, और अंत में वो कैसी हो जाती है? एक दूसरे के ही बाल पकड़ के खींचने लगती हैं, झगड़ा बन जाता है। अगला, लेखक बताते हैं 2 सहेलियों के बीच की बातचीत।
लेखक के अनुसार इनमें जो रस होता है वह अद्वितीय है। यह दुनिया की सबसे मीठी और आत्मीय बातचीत मानी जाती है, जिसमें रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आता है। ठीक है, दो विद्यार्थियों की बातचीत कैसी होती है? ये अपनी पढ़ाई, शिक्षकों की आदतों या अपनी बुद्धिमत्ता की चर्चा करते हैं। इनमें अक्सर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का भाव झलकता है। किसका भाव झलकता है? कंपटीशन का। अगला क्या है? चार या अधिक लोगों की बातचीत कैसी होती है? इसे भट्ट जी राम रमोवल कहते हैं। क्या कहते हैं? राम रमोवल। यहां केवल औपचारिकता और ऊपरी बातें होती हैं, हृदय की गहराई नहीं, आत्मीयता से बात नहीं होती, गहराई नहीं होती। चार लोग इकट्ठे हो गए, राम रमोवल, मानो बात कहीं निकल गई, जबरदस्ती की चर्चा चल रही है। अगला बेटा, अगला क्या है? बताते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां बताते हैं? यूरोप। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं यूरोप, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं यूरोप, दोनों तरीके सही है। ठीक है, लेकिन प्रासंगिक क्या है? ये यूरोप। ठीक, बोला भी अंग्रेजी में यूरोप ही जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक बताते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत की एक विशेष कला होती है, जिसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें ऐसी चतुराई भरी बातें की जाती हैं जिन्हें सुनकर कान को बहुत आनंद मिलता है। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। यहीं पर किसकी चर्चा आई थी? यहीं पर जब निबंध आप पढ़ोगे तो पंडितों की चर्चा आई थी, उनके ज्ञान की बातें आई थी कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक पहुंच जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? सबसे आखिरी है छठी हेडिंग, सबसे उत्तम तरीका क्या है? आत्मवार्तालाप। यहीं पर निबंध क्या होता है? खत्म होता है, खत्म हो रहा होता है। यहीं पर निबंध को लेखक बांध रहे होते हैं। क्या कहते हैं निबंध के अंत में? भट्ट जी सबसे बड़ी बात कहते हैं, बातचीत का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं से बात करना, खुद से बात करना, अपने अंदर झांकना। योग के माध्यम से क्या करना? अपने अंदर झांकना। यदि हम अपनी जीभ पर काबू लें और अपने भीतर ही संवाद करना सीखें, तो हम दुनिया के आधे कलेश और झगड़ों से बच सकते हैं। अपनी जीभ के ऊपर क्या करें? काबू रखें, तो झगड़ों से बच जाएंगे। ये था आपका, क्या था बेटा? आपका सारांश। 5 अंक आपके यहां पे हो गए पक्के। अब एक एडवाइस ले लीजिए, एक टिप्स ले लीजिए। क्या है मेरी टिप? मेरी टिप यह है कि एक बार इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, और जितना भी ये सारांश लिखा है इसे अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। बहुत ही आसान है। इसी के साथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आप चाहें तो सारे गद्य खंड के जो सारांश के नोट्स हैं वो अलग से भी तैयार कर सकते हैं। एक पतली सी कॉपी ले लीजिए, है ना, जिसके अंदर मुश्किल से मुश्किल कितने 30 से 40 पेज हो, 30 से 40 पेज हो, ऐसी कॉपी ले लीजिए। ठीक है, और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा सारे सारांशों को छोटा छोटा लिखते रहिए। एग्जाम के टाइम में ऐसे रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन, इतनी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सारांश की एक अलग से कॉपी बना लीजिए। 5 नंबर यहां से निश्चित रूप से आपके बनने वाले हैं। क्लियर है? तो ये थी आज की वीडियो। इसका उद्देश्य था आपको हेल्प करना। बहुत कोशिश की कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, अपने छोटे भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा अंक दिलाने हैं। शुरुआत से ही मेहनत करते हुए चलना है ना। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो हिंदी को क्या समझते हैं, है ना, बहुत सीरियसली लेते हैं, उन्हें पता है कि इसकी वैल्यू बहुत है लाइफ में, डिटेल में पढ़ते हैं। और एक होते हैं सुप्त, जो एग्जाम से 2 महीने पहले जागेंगे और चाहेंगे पूरे नंबर मिल जाए। दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब वो जो एग्जाम से 2 महीने पहले जगेंगे वो शायद 4 अंक ले जाए, है ना, या 3 अंक ले जाए, लेकिन वो जो शुरुआत से तैयारी करेंगे उन्हें पूरे 5 अंक यहां से मिलने वाले हैं। क्लियर है? आप अगर डिटेल में बातचीत पाठ को पढ़ना चाहते हैं, ये सारी वीडियोस हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में जाके पढ़ाया हुआ है। जाके सर्च कीजिएगा, देखिएगा, 1 मिनट भी पलक झपकने का मन आपका नहीं करेगा। सब कुछ इस पाठ के इर्द गिर्द जो भी है ना, उस सबको भी समेट लाया हूं इसी पाठ के अंदर। ठीक है, तो आज की इस क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। इतनी ही मेहनत के साथ, इतनी ही लगन के साथ, इतने ही किसके साथ, फोकस के साथ तैयारी करते रहिए। ये फोकस पूरे साल टूटने ना पाए। ये फोकस टूटा, रैंक हाथ से गई, स्लिप हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं लगातार आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, लगातार आपकी हेल्प करता रहूंगा। एग्जाम में हिंदी के अंदर
100 में से 100 की गारंटी होगी मेरी, और आपके स्टेट रैंक की गारंटी है, स्टेट रैंक की गारंटी है बेटा विद्याकुल की। ठीक है, वो कैसे आएगी? जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो यदि आपने अभी तक हुंकार बैच के अंदर एडमिशन नहीं लिया है, जो कि बिहार बोर्ड का नंबर 1 बैच है, तो बिना देर करे एडमिशन ले लीजिए। वहां पे मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, मेरी सारी टीम लाइव क्लास लेती है, वहां से डेफिनेटली आपको स्टेट रैंक के लिए हेल्प मिलने वाली है। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन में आनंद ले लेकर पढ़िए। पढ़ाई को आप अपने डिप्रेशन का अस्त्र ना बनाइए। पढ़ाई बहुत ही मंगलदायक चीज है। मस्त रहकर पढ़ेंगे तो ज्ञान आता रहेगा, और यह ज्ञान मैं आपको लुटाता रहूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फिर अगली किसी सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शब्बा खैर।